Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And my dear friend, the topic for today is secret one thing of cash rich business. वो कौन सी one thing है? कौन सी वो one thing है जो कि cash rich business बनाती है? बस एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, पावर ऑफ वन, एक कमकार, पावर ऑफ वन, वन सिंगल। आज ना बात उस सिंगल चीज के ऊपर करेंगे। द पॉइंट इज, आज के सेशन को ना आपने बहुत 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 ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है आज का सेशन आपके लिए, जिसके अंदर सीक्रेट वन थिंग जो कि बनाने वाला है आपके, यस मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूं। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ट्रेडिंग में हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, सर्विस में हो, रियल एस्टेट में हो, ज्वेलरी के अंदर हो, स्पेसिफिकली इंडिविजुअली आपके बिजनेस के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। क्या है ये वन थिंग? पॉजिटिव कैश फ्लो। वो वन थिंग ना पॉजिटिव कैश फ्लो है जो बनाती है आपके बिजनेस को कैश रिच। कहीं ना कहीं हम इस बेसिक सत्य को, बेसिक ट्रुथ को छोड़ गए पीछे, और पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं समझ पा रहे कैसे होगा। आप कह रहे हो जगमोहन ठीक है, सीक्रेट तो तुमने सेशन ओपन करते सारी रिवील कर दिया कि वो वन थिंग कौन सी है जो आपके बिजनेस को कैश रिच बनाती है, और मैं सीक्रेट दे रहा हूं शुरू में ही, एकदम बिगिनिंग के अंदर ही, क्योंकि कोई सस्पेंस थोड़ी क्रिएट करना है, एकदम क्लैरिटी के साथ बात करनी है हमने आज की 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। तो वो वन थिंग ना पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो फिर ये पॉसिबल कैसे है क्या? क्या करें? ये पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो जो कैश फ्लो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है और जो कैश फ्लो आपके बिजनेस से निकल रहा है बाहर, अगर आना जाने से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो कहलाएगा। एक पीरियड के अंदर कि लास्ट मंथ खत्म हुआ है फरवरी का, तो फरवरी का नेट फ्लो कितना था मेरे बिजनेस के अंदर, अगर मंथ ऑन मंथ वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा तो बात कंपाउंडिंग के द्वारा भी आगे बढ़ने वाली है आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की। तो देखियो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पॉजिटिव कैश फ्लो है बिजनेस के अंदर तो हम सब बिल्स की पेमेंट कर पा रहे हैं, ड्यू अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, कैश रिजर्व क्रिएट कर पा रहे हैं फ्यूचर की नीड्स के लिए। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव कैश फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो पॉजिटिव कैश फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं? Several factors. There are several factors that can contribute to the positive cash flow, जैसे कि सेल को इंक्रीज करना, जैसे कि एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, जैसे कि मैनेज करना इन्वेंट्री के लेवल को, जैसे कि एफिशिएंट कैश फ्लो की मैनेजमेंट को करना। जब हम इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं, तो बिजनेस तो अपना कैश फ्लो इंप्रूव करेगा ही करेगा, पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ बढ़ेगा। आप कह रहे हो लेकिन जगमोहन बताओ कि कैसे बनाना है पॉजिटिव कैश फ्लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, सर्विस बिजनेस के अंदर, रियल एस्टेट बिजनेस में क्या करें, ई कॉमर्स बिजनेस में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में क्या करें, आज ना ज्वेलरी बिजनेस में क्या करें। इंडिविजुअली आप हमारे बिजनेस के लिए बता दो कि वो वन थिंग पॉजिटिव कैश फ्लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज करना है, कैसे करना है। अब ना स्टेप बाय स्टेप बड़े क्लियर तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। देखो मैन्युफैक्चरिंग आपका बिजनेस है और इसको कन्वर्ट करना है हमने पॉजिटिव और कैश के अंदर। तो देखो सबसे पहले ना मैन्युफैक्चरिंग वालों अपने ना प्रोडक्शन के प्रोसेस को हमें स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रिंसिपल्स है ना, उन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से अब आप जब तक अपनी कंपनी के अंदर
एग्जिस्टेंस में नहीं लेकर आओगे ना। जैसे ऑटोमेशन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो चाहिए, आपके एम्प्लॉय ट्रेंड होने चाहिए, यस। फुल किटिंग के द्वारा जब आप प्रोडक्शन बैच वाइज कर रहे हो तो वहां अमेजिंग एफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, जो कि कैश फ्लो को जनरेट कर रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का प्रिंसिपल है, तो उन प्रिंसिपल को लगाए बगैर आप कहो कि मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बना दूं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मनी कहीं ना कहीं स्टक कर जाएगी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है। नहीं ध्यान दे रहे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन असेंबली के द्वारा करने के लिए, तो फंसे हुए हैं मैन्युफैक्चरर कैश फ्लो के जंजाल के अंदर। बेसिक तो सेल है ना। जब ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के बाद हम सेल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, न्यू टारगेट कस्टमर, न्यू सेगमेंट के ऊपर जब तक अपना फोकस नहीं लेकर आएंगे ना, अपने नए चैनल क्रिएट करना, एक्सपेंड करना प्रोडक्ट लाइन को, ये ना नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एवर ग्रोइंग प्रोसेस है। जब आप बिजनेस में हो तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस के अंदर हो तो कस्टमर की ज्योग्राफी, प्रोफाइल, डेमोग्राफी, जिस जिस तरीके से आप समय का पहिया घूमता चला जा रहा है, न्यूनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो उसी ने तो जनरेट करना है कैश फ्लो। और बेटर पेमेंट टर्म्स, मैन्युफैक्चर वालों सप्लायर से बात करो कि अब आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई है, इतने सालों से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और जो सप्लायर आपको सप्लाई कर रहे हैं वही एडवांस में लेके आप पेमेंट करते चले जा रहे हो। क्रेडिबिलिटी बनी नहीं क्या अभी तक इतने सालों की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने के बाद? उन कस्टमर के साथ में जो आप पेमेंट टर्म का इस्तेमाल करते हो, कैश रिजर्व क्रिएट करके सप्लायर आपको 30 से 90 डेज के ऊपर आज की डेट में उधारी देना शुरू कर चुके हैं। ऐसा विजन लेके चलो और कस्टमर के साथ में उनकी यूएसपी को फुलफिल करते हुए, उनकी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करते हुए अपना कस्टमर ढूंढते ढूंढते आपके पास आते हैं। आपको मालूम है ना कि कई ऐसी दुकानें हैं चांदनी चौक में दिल्ली के अंदर, भागीरथ पैलेस के अंदर, बहुत सी ऐसी लोकेशन है अगर आप जाकर देखेंगे, करोल बाग के अंदर दिल्ली की बात करूं तो कुछ तो ऐसी जगहें हैं गुड़गांव में, तो कहीं महिपालपुर में। तो कस्टमर ना एड्रेस पूछता पूछता, ढूंढता ढूंढता कहता है कि ये मुझे चाहिए और मुझे मालूम है कि ये इस जगह से मिलता है। वो ऐसी यूएसपी क्रिएट कर रखी है कस्टमर के साथ में, जब वो उस दुकान पे पहुंचता है, उनसे सामान लेता है, तो मन में सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने ना राइट ओरिजिनल क्रेडिबल जगह से ये माल मैंने खरीदा है। लोग अक्रॉस द कंट्री ट्रेवल करके ना, चाहे बाय एयर आते हैं चाहे वो बाय ट्रेन आते हैं, समहाउ मैनेज करते हैं अपनी बाइंग करने के लिए। कुछ लोग सूरत जा रहे हैं, तो कुछ लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो कुछ मुंबई जा रहे हैं उस कस्टमर को ढूंढते हुए। वो कौन है, वो कौन है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कैसे और क्या गुडविल क्रिएट की है उसने। अब वो गुडविल जो क्रिएट की है ना, वो हम अपने ध्यान से हटा चुके हैं, उस तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं। वो आपको हेल्प कर रहा है बेटर पेमेंट टर्म डिसाइड करने के लिए। तभी तो कस्टमर आपको एडवांस या 7 डेज की पेमेंट के ऊपर आपको सप्लाई कर रहे हैं और सप्लायर से 30 to 90 डेज की ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर वालों, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना कैश फ्लो इंप्रूव करता है, सेल को इंक्रीज करना नए कस्टमर कैश फ्लो इंप्रूव करता है, बेटर पेमेंट टर्म करना कैश फ्लो इंप्रूव करता है, और इन्वेंट्री के लेवल को मैनेज करना। देखो एनालाइज करो कि वो कौन सी इन्वेंट्री है प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए ही नहीं है, पड़ी हुई है, जगह रोक के बैठी हुई है, पैसा रोक के बैठी हुई है। और रुका हुआ पानी हमेशा बन जाता है तालाब, वो तालाब में कुछ समय के बाद पानी शुरू हो जाता है सड़ना, और ना केवल वो पानी खराब बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को भी खराब करता है। तो इन्वेंट्री के लेवल को ना ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर, जैसे रोज मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, डेली ब्रश करना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, उसी तरीके से अपने इन्वेंट्री लेवल को रिव्यू करके मैनेज और मेंटेन करना भी कैश रिच बिजनेस मैन्युफैक्चरर वालों आपके लिए जरूरी है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लगातार आप ना ऑप्टिमाइज करते चले जाओ, रैशनलाइज करते चले जाओ कि ये वाला खर्चा जो मैं कर रहा हूं क्या वो रैशनल है, इसके ऊपर क्या और काइजन लग सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, कि एनर्जी की कंजम्पशन को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। कौन कह रहा है? मैन्युफैक्चरर वाला। कैसे? क्या मैं सोलर एनर्जी को अपनी फैक्ट्री की छतों पे लगाकर
कम कर सकता हूं अपने बिजली का बिल। सोलर पैनल का जो खर्चा करेंगे, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। 3.5 सालों के अंदर वो सारा का सारा खर्चा जो आपने सोलर पैनल लगाने में खर्च किया वो डेप्रिसिएशन के रूप में मिल गया, फ्री हो गई आपकी कॉस्ट वो वाली। तो उसके बाद आपके बिजली का बिल कितना रिड्यूस हो गया? 25%, फिर 50%, फिर 70% रिड्यूस करना है कंजम्पशन को, एनर्जी को, कॉस्ट को, इनोवेशन के द्वारा, क्रिएशन के द्वारा। किसको बोल रहा हूं मैं? मैन्युफैक्चर वालों को बोल रहा हूं। और अपने कैश फ्लो को मैनेज कर लो, मॉनिटर करो पैसे आ कहां से रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे, कहां जा रहे हैं और किस तरफ और किस वजह से जा रहे हैं, इसको मैनेज करना कैश फ्लो को बहुत जरूरी है थ्रू दी कैश फ्लो मॉडल। तो मैन्युफैक्चरर वाले तो खुश हो गए, तो ट्रेडिंग वाले कह रहे हैं कि हमें भी बता दो ट्रेडिंग वालों को क्या करना है कैश रिच बिजनेस बनाने के लिए। देखो ट्रेडिंग वालों, आपको कैश रिच बनाने के लिए ना सबसे पहले हमेशा जिंदगी भर, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, पूरी तरह से फोकस सेल्स के ऊपर लेकर आ जाओ कि वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो, कि मैं कैसा इस तरह से करूं कि मैं सामने वाले पर्सन को बोलूं कि चल तू थोड़ा सा डिस्काउंट ही चाहे ले ले मेरे से, लेकिन बल्क में परचेज कर, इतने से बड़ी क्वांटिटी मेरे से खरीद ले और इतना % डिस्काउंट दूंगा। ये हमेशा आपको कैश रिच बनाने ही वाला है। आप अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? नए नए कस्टमर सेगमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, कि सेंट्रल इंडिया में, कि वेस्ट इंडिया के अंदर, कहाँ पर है वो? पूरे हिंदुस्तान के 5 एरिया के अंदर। क्या वो कनाडा में बैठे हैं? क्या वो अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या साउथ अफ्रीका आपको कॉल कर रही है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, कि यूरोप है? यूरोप के अंदर भी जर्मनी है क्या? जरा टेरिटरी देखो, अपनी मार्केटिंग एफर्ट करो। आज की डेट में तो डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपको ना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ट्रेडिंग वालों, कैश फ्लो इंप्रूव करना है तो सेल वॉल्यूम और एरिया के ऊपर जरा ध्यान दे लो, बल्क सेलिंग के ऊपर ध्यान दे लो। और अब आपको तो बेटर नेगोशिएट पेमेंट टर्म करनी है। मैन्युफैक्चरर ना चाहता है कि ट्रेडर किसी तरीके से उसका माल बेच दे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का गोडाउन में पड़ा पड़ा माल ना उसकी मंथली लेबर की वजह से कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। आप ट्रेडर हो, सुपर अमेजिंग ट्रेडर हो, तो आप तो अपने कस्टमर के साथ में बहुत ही फेवरेबल पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट कर ही सकते हो। कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस बिजनेस किए चले जा रहे हैं। तो जो कस्टमर के साथ में उनको वो राइट प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, उनकी नीड को सेटिस्फाई करता हुआ जब आप अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से अवेलेबल करवा रहे हो, वही तो बना रहा है आपके बिजनेस को कैश रिच। और इन्वेंट्री, क्यों खरीदते हो ऐसा माल जो स्लो मूविंग है? चलो अब स्लो मूविंग हो गया है तो उसको निकाल दो 5% मार्जिन पे, चलो एट कॉस्ट ही निकाल दो, चलो 5% लॉस पे निकाल दो, चलो 15% माइनस में निकाल दो। बहता पानी हमेशा ताजगी लेकर आता है। तो इन्वेंट्री के लेवल को कंट्रोल करते हुए अब आपने ना उसकी कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और अपनी वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक कर रखी है वहां से आप बनाने वाले हो पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो इज दी वन थिंग। तो ऑपरेटिंग के खर्चों को आप भी तो कंज्यूम करोगे ना, कंट्रोल करोगे ना। कैसे? जो रेंटल और लीज की पेमेंट हो रही है, समय आ गया है कि रेंटल को अब आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी में ईएमआई में कन्वर्ट करते हुए प्रॉपर्टी और एसेट क्रिएट करने का समय आ गया है। जो आपकी वेयर हाउस है, मार्केटिंग ऑफिस है, उसके देख लो कहां पर फालतू खर्चा कर रहे हो। और कुछ नॉन कोर एक्टिविटी है ट्रेडिंग वालों, जरूरी है सारी नॉन कोर एक्टिविटी आपने करनी है। आप तो ट्रेडर हो ना, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे रिटेल कर रहे हो, चाहे होलसेल कर रहे हो, चाहे वो डिफरेंट न्यू एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हो। अपने अधिकतर, ज्यादातर, मैक्सिमम काम ना आउटसोर्स कर दो। आपकी खासियत है क्या और कहां से आप परचेज करते हो। बाकी जितने भी अदरवाइज काम आपकी कंपनी में हो रहे हैं ना, उसको आउटसोर्स करो। चाहे वो अकाउंटिंग आउटसोर्स करने वाली बात है, बुक कीपिंग आउटसोर्स करने वाली बात है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आप आउटसोर्स कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप अपनी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट प्रोडक्ट को हीरे की तरह पहचानते हो क्या, बाकी रूटीन चीजों के अंदर अपने आप को बिजी रखा हुआ है। कोर पे फोकस करो ट्रेडिंग वालों, अपने कोर पे फोकस करो।
जो कि आपके कैश फ्लो को इंक्रीज करने वाला है। और मैनेज तो करना ही है ना अपने कैश फ्लो को, प्लान बनाना है अगले महीने की क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, क्या मेरी बाइंग की प्लानिंग है, अपने मॉनिटर करना है कैश फ्लो को, फोरकास्ट कर दो अपनी कैश की नीड को। और ट्रेडिंग में तो हमेशा 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 एक एडिक्वेट कैश रिजर्व बनाकर चलना ही है, क्योंकि मार्केट के रुझान के हिसाब से आपको चलना है ना। और कई बार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं ट्रेडिंग में, खास तौर पे सेल कर दिया, पैसे नहीं आए, जीएसटी जमा कराना है, तो अब ना कैश फ्लो के ऊपर आपने करना शुरू कर दिया है क्या कंट्रोल, किसने, ट्रेडिंग वाले ने। और एफिशिएंट पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम लगा दो ट्रेडिंग में। और क्या है, कोई प्लांट थोड़ी लगा रखा है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी लगा रखी है, मशीनें थोड़ी लगाई हैं, बिजली का, लेबर का, टेक्नोलॉजी का, किसी चीज का आपने दिमाग लगाना ही नहीं है। तो दिमाग किस पे लगाना है, एक चीज पे लगाना है, ये है आपकी असली इन्वेस्टमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। क्या, इंप्लीमेंट एफिशिएंट पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। देखो जोहो की जरूरत थी क्या आपको सीआरएम लगा के, जोहो लगा लिया आपने, ईआरपी सिस्टम, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया है सारे के सारे पेमेंट के चैनल आपने इंटीग्रेट कर दिए हैं, चाहे वो आरटीजीएस थी, एनईएफटी थी, चाहे वो क्यूआर कोड था, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट थी, रेजर पे है, या वो पेटीएम से आती है कि यूपीआई से आती है। वो एफिशिएंट पेमेंट का जंजाल आपने पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एक्यूरेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे किया हुआ है। इधर से सेल किया, ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट हो गया, और साथ में क्यूआर कोड चला गया, और आपने ना जितनी क्विकली पेमेंट को प्रोसेस करोगे ट्रेडिंग वालों, उतना ही कैश रिच बिजनेस आप रन करोगे। तो सर्विस वाले कह रहे हैं कि हमारे बारे में बात करोगे क्या जगमोहन, हमारे बिजनेस को कैश रिच बनाने के लिए। तो मैं किस पे फोकस करूं, सर्विस वालों, अपने बिजनेस को कैश रिच बनाने के लिए आपको ना सेल के ऊपर फोकस करना है, किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो अपनी सर्विसेज की ऑफरिंग को। आप तो सर्विस दे रहे हो, सर्विस तो वर्ल्ड वाइड है, नए कस्टमर को ढूंढना, मार्केटिंग एफर्ट करना, ये आपको ना हेल्प करेगा अपना कैश फ्लो को पॉजिटिव करने के लिए। और आपका बिलिंग सिस्टम और पेमेंट सिस्टम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, टॉप क्लास होना चाहिए। जितना प्रॉम्प्टली आप अपना इनवॉइस रेज कर देते हो ना सर्विस वालों, जितना प्रॉम्प्टली अपना इनवॉइस रेज कर सकते हो, और पेमेंट प्रोसेसिंग के 50 तरह के ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हो, ये आपके कैश फ्लो को ना पूरी तरह से इंप्रूव कर देगा। तो आपने क्या करना है, इधर सर्विस दी, वहां से इनवॉइस जनरेट हो गया ऑटोमेशन के द्वारा। नहीं तो क्या हो रहा है, सर्विस वाले बेचारे सर्विस ही किए चले जा रहे हैं, और बिल रेज कर रहा है उनको ध्यान ही नहीं रहता। ये सबसे बड़ी परेशानी है किसकी, सर्विस सेगमेंट वालों की। और खर्चे कंट्रोल करने हैं, ये जो ओवरहेड की कॉस्ट आप बढ़ाकर बैठे हो ना, इतना बड़ा स्टाफ क्या करना है, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ क्या करना है। आज इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोर स्टाफ रखने की जरूरत है, बाकी तो टेक्नोलॉजी करेगी। और अपने वेंडर के साथ में आप भी पेमेंट टर्म नेगोशिएट कर सकते हो, मिनिमम पेमेंट टर्म सर्विस प्रोवाइडर की भी जो आगे आप पेमेंट करते हो एटलीस्ट 1 मंथ तो होनी चाहिए। और जितने भी नॉन कोर फंक्शन है, जैसे अकाउंटिंग का है, जैसे कि मार्केटिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है, जैसे कि आपके ऑफिस के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, या आपके यहाँ पे हाउस कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ऑफिस वेल मैनेज फर्निश चमकता रहे, वो सारा का सारा आप ना आउटसोर्स कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर तो कोवर्किंग स्पेस से भी अगर ऑपरेट करते हैं, बाकी सारी की सारी कॉन्फ्रेंस रूम को मैनेज और मेंटेन करना, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, ये सब उठा के आउटसोर्स करो। आप तो सर्विस वालों अपनी निश और कोर के ऊपर फोकस कर दो, बाकी सारे खर्चों को कर दो मिनिमाइज। समझ गए, यस। तो देखो कितना कैश आता है, और अपने कैश फ्लो को तो मैनेज करना ही है। अब अगले 6 महीने का प्लान आप बना लो, फोरकास्ट कर दो, और उतने एडिक्वेट रिजर्व बना के चलने हैं, किसको, सर्विस वालों को। और साथ में आपने ना शेड्यूलिंग, सर्विस यानी कि शेड्यूलिंग, आपका कैलेंडर, आपकी शेड्यूलिंग, आपका कैलेंडर मैनेजमेंट पूरी की पूरी टीम का बहुत शानदार तरीके से ना सिंक्रोनाइज के अंदर है, किसके, क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट के साथ में वीकली मीटिंग करो, मंथली मीटिंग करो, शेड्यूल करो। जो रेगुलर रिटेलरशिप के क्लाइंट है, जो रेगुलर रिटेलरशिप के क्लाइंट नहीं है, उनके साथ में कैलेंडर शेड्यूलिंग का सिस्टम लगाओ। जब आप कैलेंडर शेड्यूलिंग का कैलेंडरली लगाते हो ना अपनी कंपनी में, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, तो बस टाइम ही तो पैसा है सर्विस वालों आपके लिए। तो क्यों नहीं लगा रखा, शेड्यूलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रखा। वन थिंग दैट विल मेक अ सर्विस बिजनेस अ कैश रिच बिजनेस इज योर
scheduling and time management system. Time is equal to मल्टीपल मनी फॉर यू सर्विस वालों। ये वन थिंग पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे आने वाला आपके बिजनेस के अंदर। और फोकस करो यार सर्विस वालों, कहाँ पे क्लाइंट को रिटेंशन करने के लिए सारा दिन जो नए नए क्लाइंट के लिए भागे रहते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट फॉर दिस सर्विस प्रोवाइडर इज वेरी वेरी हाई। एक बार कोई आपका क्लाइंट बन गया ना, उसको आप बकेट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करो, रिटेनरशिप करो, रिपीट बिजनेस वहां से जनरेट हो, उसकी नीड के हिसाब से ना अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके एक सेगमेंट तो ऐसा बनाओ जहां पर आप उसको रिपीट सेल कर सकते हो और हाई एंड ऑफरिंग कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो। इसलिए एक क्लाइंट जब आपकी जिंदगी के अंदर आता है, कैश रिच बिजनेस बनने का बहुत 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 बड़ा फार्मूला आपके लिए क्या है, फोकस करना है रिटेन करने के ऊपर क्लाइंट को। क्योंकि जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो शायद वो एज इट इज ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है या एज इट इज सर्विस के ऊपर नहीं है, और वो एज इट इज हो सकता है रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर नहीं है। तो रियल एस्टेट वाले कह रहे हैं कि जगमोहन भाई हमें भी बता दो हम कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस को कैश रिच। तो रियल एस्टेट वालों देखो, आप कोशिश करो रियल एस्टेट के बिजनेस में चलते चलते अपनी रेंटल इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो ना आप रियल एस्टेट के अंदर, तो रेंटल इनकम भी जनरेट करो। क्योंकि मार कहां पे पड़ती है, रेगुलर रूटीन के खर्चे मैनेज और मेंटेन करने में पड़ती है। तो आपको अपनी वैकेंसी जो बिजनेस में रहती है उसको मिनिमाइज कैसे करोगे और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अपनी प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी को, ये ना आपके रेगुलर कैश फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। और खर्चे तो कम करने ही करने हैं, आपको और तरीके ढूंढने हैं कि ये जो मेंटेनेंस के, रिपेयर के, एनर्जी कंजम्पशन के, आपकी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है क्या रियल एस्टेट वालों, जो बिल्डिंग बना रहे हो या जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो, क्या आप चलता चलाता लाइव एग्जांपल हो क्या, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग ये सब चीजें चलती रहती है ना, ये खर्चे बहुत कम करने की जरूरत है, न्यू एज टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत है। और रीफाइनेंस करने का ऑप्शन ना आपकी कंपनी के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो लेके आता है। ढूंढते रहा करो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे रीफाइनेंस कर सकता हूं, ताकि मेरी मंथली पेमेंट जो है वो कम से कम रिड्यूस होती चली जाए। क्योंकि आप तो हो ही रियल एस्टेट वाले, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को री फाइनेंस के लिए अलग अलग बैंक के साथ में या फाइनेंसर के साथ में या एनबीएफसी समिति के साथ में नेगोशिएट करते रहना, और नई प्रॉपर्टियां ना आप जनरेट करते रहो। एक प्रोजेक्ट पकड़ा उसी में फंस गए तो बात बनेगी नहीं। रेरा के कानून का फॉलो करते हुए, राइट अकाउंट में राइट पैसे जमा कराते हुए के बावजूद भी ना, जब तक आप अपनी किटी में एक प्रॉपर्टी चल रही है, दूसरी ऐड की, पहली खत्म हुई, दूसरी पे काम शुरू हो गया, तीसरी चौथी पांचवी ऐड की, 3-4 पे काम कर रहा है, पांचवी शुरू कर दी, ये ना ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, रुक गए, थम गए तो गिर गए। चलती का नाम गाड़ी रियल एस्टेट के अंदर, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी से चौथी, जब तक आप नए प्रोजेक्ट के अंदर रहोगे ना, तो फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, फ्रेश एनर्जी आएगी। तो रियल एस्टेट के लिए फ्रेशनेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है कैश रिच बिजनेस बनाने के लिए। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का सिस्टम आपने बढ़िया सा यूटिलाइज कर लिया है ना, ये जो आप साधारण से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हो बात नहीं बनेगी। अपने लिए एक खास तौर पे या तो कस्टमाइज ईआरपी सिस्टम बनाओ रियल एस्टेट वालों, या फिर मार्केट में रियल एस्टेट वालों के लिए बड़े स्पेसिफिक ईआरपी सिस्टम आते हैं, उसको आप यूटिलाइज करना शुरू करो। अपनी इंडस्ट्री का खासम खास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से कर सकें और सारा कुछ ऑटोमेशन में हो। कि नई डिमांड नोट रेज करना है, जीएसटी का चक्कर होता है, मात्र डिमांड नोट रेज करना है, उसको फॉलो करना है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम आपने बना रखा है, और प्रॉपर्टी को मैनेज और मेंटेन करने के लिए क्या आप कर रहे हो। और अब ना आपने अंडर परफॉर्मिंग अगर प्रॉपर्टी, मान लो गलती हो गई, खरीद ली कोई प्रॉपर्टी, नहीं बिक रही है, फंस गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लालच मत करो। चाहे उसी रेट के ऊपर निकलती है ना, निकाल दो, थोड़े कम रेट पे निकलती है, निकाल दो। आप ना अंडर परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी को अपने पास रख ही नहीं सकते। जो घोड़ा धीरे दौड़ रहा है, दौड़ क्या चल रहा है, चल क्या बैठ गया है, बैठ क्या बीमार हो गया, इलाज मांग रहा है अपना, तो क्यों उस घोड़े को
आप उसी पे सवारी करना चाहती हो। क्यों इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, इतनी जबरदस्त इमोशनल अटैचमेंट कर बैठे हो अपनी प्रॉपर्टी के साथ में। अरे इतनी अटैचमेंट नहीं करनी, आप तो प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर हो, आपके लिए प्रॉपर्टी तो स्टॉक है, प्रॉपर्टी आएगी प्रॉपर्टी जाएगी, नहीं आएगी प्रॉफिट देकर जाएगी, पुरानी है लॉस देकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, चलती का नाम गाड़ी और जिंदगी। तो नहीं अटक सकते कौन, रियल एस्टेट वालों, पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर अंडर परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी को निकाल दो, किसके लिए, कैश रिच बिजनेस बनाने के लिए। और ना दूसरे इन्वेस्टर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करना, पार्टनर करना, फंड का पूल बनाना, कैपिटल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर ही नहीं हो। रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा स्केयर कमोडिटी क्या है, मनी मनी मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थोड़ी हो, रिटेल में थोड़ी हो, आप कोई ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कौन हो, ध्यान दो, आप कैश फ्लो के बादशाह हो, चैंपियन हो, हीरो हो। तो आपके लिए हमेशा हमेशा क्या करना है, नहीं मास्टरी की तो मास्टरी कर लो, किस तरह से पार्टनर करोगे अदर इन्वेस्टर के साथ में, ताकि आप अदर इन्वेस्टर के साथ में रिसोर्स को पूल कर सको, कैपिटलाइज कर सको, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डाल सको। जैसे पंजाबी में कहते हैं पत्ती डालना, आपकी पत्ती 1% की है कि 5% की है कि 10% की, 15% की है, नई प्रॉपर्टी आ रही है, नई प्रोजेक्ट आ रहा है, आपने बोला चल ठीक है, लाइक माइंडेड, रियल, ट्रस्ट वर्दी, राइट तरीके से जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक्सपैंड कर रहे हैं ना, उन्होंने दोस्तियां कमाई है, यारियां कमाई है, उन्होंने अपने दिल जीते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ में ना खड़े हैं, रिलेशनशिप कमाई है। रियल एस्टेट के अंदर और क्या करना होता है, कोई फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी है आपने कि रोज के रोज जाके फैक्ट्री के अंदर आपने देखना है कि बिजली आई कि नहीं आई, मशीन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तो 24/7 चलती हैं, तो हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर तो एकदम धन्य है, उनके तो पांव धो धो के पीने चाहिए, मैन्युफैक्चरर ही दुनिया को चला रहा है। मैन्युफैक्चरर के प्रति ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। मैन्युफैक्चरर आप कमाल हो, अगर अगर पूरी पॉपुलेशन के अंदर बिजनेस एंटरप्रेन्योर कमाल है ना, 5% बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, 95% एम्प्लॉई है, उन 5% एंटरप्रेन्योर में से भी ना जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एकदम हीरे हैं, डायमंड है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी पूरी लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट वालों, आप मैन्युफैक्चरर थोड़ी हो, आप किन चक्रों में पड़ गए हो, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे इन सब चीजों के ऊपर, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, नाम सिमरन बानी के अंदर जाओ, अपनी अहंकार होमे को खत्म करो। 2 4 5 10 प्रॉपर्टियां क्या आ गई आपके पास, राजे बन गए और राजे। अरे कुछ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की प्रॉपर्टियां भी आपके नाम पर लिख ली जाएगी ना, तो जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कितने मंगल है, कितने सौर मंडल है, कितनी गैलेक्सियां, कितने चांद तारे, पता नहीं कितना बड़ा ब्रह्मांड है। वो 200 गज की प्रॉपर्टी लेके बड़े चौड़े हो रहे हो। आप कह रहे हैं जगवंत तुम तो इमोशनल हो गए। मैं कह रहा हूं देखो, सबसे ज्यादा अहंकार किस में आ जाता है, रियल एस्टेट वालों के अंदर आ जाता है। त्याग दो, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। प्रॉपर्टियां जो आप इकट्ठी कर रहे हो ना, अगर अंडर परफॉर्मिंग है तो बेच दो, पूल को इन्वेस्ट करो। पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप अपना अधिकतर समय नाम सिमरन में बिताओ, रिलेशनशिप बिल्ड करने में बिताओ, अंडरस्टैंडिंग में बिताओ, लोगों के लिए अच्छे बढ़िया उनके मतलब के घर बनवाओ जो उनके लिए फायदेमंद है, उनके बेनिफिट के बारे में सोचो। ये नहीं कि कहीं से भी सस्ती कच्ची पक्की कोई भी फंसी प्रॉपर्टी खरीदी और गुंडे बेच के खाली कराई और महंगी बेच दी, ये काम नहीं है रियल एस्टेट वालों का। आपको इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना है, ये वैल्यू एडिशन करना है आपने, तो रहेगा ही आपका बिजनेस कैश रिच। तो फिर ई कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि जगमोहन कुछ हमारे लिए है तो हमारे लिए बता दो, कैसे करेंगे अपने बिजनेस को कैश रिच। ई कॉमर्स वालों सुनो, सुनो ई कॉमर्स वालों, देखो अपनी सेल को तो आपने इंक्रीज करना ही करना है, वॉल्यूम का खेल है, बल्क परचेज करेगा तो क्वांटिटी डिस्काउंट आपने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मार्केटिंग एफर्ट है ना, ये बिल्कुल नए से नए से नए से नए से नए तरीके चलाते रहो। अपनी खुद की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, अपनी खुद की वेबसाइट से आपने बेचना है, बहुत सारा बेचना है।
खुद की वेबसाइट के प्रमोशन सेल लाने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे जो भी है, इंक्रीज सेल करने के लिए ना किधर भी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, चाहे कोलैब करना पड़े, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़े, ई कॉमर्स के अंदर ना जो करना है, एक बार अपने प्रोडक्ट को लोगों की रीच के अंदर पहुंचा दो। आपके कॉमर्स के आगे लिखा ही ई हुआ है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, तो करो ना टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इट इज नॉट योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्राइस बिकता है ई कॉमर्स के अंदर। तो अब ना आप कुछ भी बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट ई कॉमर्स में डाल दो, लेकिन सबसे पहले ध्यान उसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही जाता है। तो कैसे आपने इनिशियली अपने मेन हीरो प्रोडक्ट को लो प्राइस पे देते हुए साथ में अपसेल और क्रॉस सेल करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बकेट बना के सेल करना है। ई कॉमर्स वालों, कैश तो वहीं से जनरेट होगा ना। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जब तक आप जोहो या उस तरह का ईआरपी सिस्टम नहीं लगाओगे, ट्रैक नहीं करोगे, बिजी टैली के अंदर नहीं जाओगे, सैप ईआरपी नहीं लगाओगे, तो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग, मोस्टली अंडर स्टॉकिंग से सफर कर रहे हैं। इधर रक्षाबंधन का त्योहार आया या होली का त्योहार आया, जब जिस समय जिस तरह की टी शर्ट की या रखड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, उस बल्क में ऑर्डर आ गया ई कॉमर्स के अंदर, लेकिन सप्लाई करने के लिए मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेज कर ही नहीं रहे हो। इन्वेंट्री का बकेट बना के आप सेल की स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे हो, बस सेल की स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, पीछे इन्वेंट्री नहीं है। ई कॉमर्स वालों, वन थिंग क्या थी, पॉजिटिव कैश फ्लो कहां से आएगा, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, तो भगवान ही मालिक है, तो कैश रिच बिजनेस नहीं बनने वाला। तो कंट्रोल करने हैं खर्चे, आपको ओवरहेड को कंट्रोल करना है, बेटर प्राइसिंग लेनी है सप्लायर के साथ में बात करो कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तो भाई साहब उस चीज के ऊपर उससे जरा अच्छे से नेगोशिएट कर लो, और नॉन कोर फंक्शन जितने भी हैं हटा दो, लॉजिस्टिक हटा दो, वेयर हाउसिंग हटा दो, ये सब आउटसोर्स करो। खुद ही पैकिंग करते रहते हो ना, पैकिंग भी खुद नहीं करनी है, वो भी आउटसोर्स कर दो, बस अपनी कोर निश प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हुए दबा के डीएमई के द्वारा मार्केटिंग करो। और ना ई कॉमर्स वालों, ये आपके लिए सत्य है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे दो। क्योंकि कस्टमर जो नॉर्मल शोरूम में जा रहा है, विजय सेल्स पे जा रहा है या हरिओम पे जा रहा है, तो वहां पर तो वो पैसे दे के खरीद लेगा, लेकिन जो ऑनलाइन जा रहा है ना, उसके दिमाग में ना इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है। वो आप टाई अप करो कि किस तरह से आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे सकते हो, कौन से क्रेडिट कार्ड से, कौन से डेबिट कार्ड से, कौन सी एनबीएफसी के साथ में आपने टाई अप करना है, कौन सी यूपीआई पेमेंट गेटवे के साथ में आपने टाई अप करना है, कि फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन प्लान किसको दे सको, कस्टमर को, कौन, आप, क्यों, ताकि आप ना वो वन थिंग अचीव कर सको। वो क्या है वन थिंग, वो वन थिंग है पॉजिटिव कैश फ्लो। ई कॉमर्स वालों सुन रहे हो ना, यूटिलाइज करो डाटा एनालिटिक्स को। जितने आज तक आपके कस्टमर बन चुके हैं ना, वो देखो वो क्यों खरीदते हैं आपसे, कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। जो आपसे खरीद नहीं रहे हैं, साइट पर आ गए हैं, क्यों चले गए हैं, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस मौसम में। जैसे कि फरवरी के महीने में ही तुलिप का फूल उगता है ना, चाणक्यपुरी जाकर देखो तो, कहीं वो दिसंबर में थोड़ी खिला था वो, या उससे पहले अक्टूबर नवंबर में थोड़ी खुला था, ये जून जुलाई में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये फूलों की बहार ना मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आती है। तो मार्केट के ट्रेंड को देख लो, समझ लो, जान लो, अपना लो, और एकदम इन्फॉर्म डिसीजन लेनी है। किसने, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, किसके लिए, कैश रिच बिजनेस के लिए। और अब आपको क्या करना है, एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड शिपिंग सिस्टम। इधर से ऑर्डर लगा, किसी ने कर दिया, सारा का सारा जंजाल कहाँ लग जाता है कि उसके ऑर्डर को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, शिपिंग ही नहीं हो पा रही, टाइमली मिल ही नहीं पा रहा, क्लाइंट की कंप्लेंट आ रही है। एक बार आपसे ऑर्डर लेगा और अपनी किट्टी पार्टी में बोलेगा कि ना उस कंपनी में ना वो चीज तो बढ़िया होती है, बड़ी लेट आती है, तब तक मूड ही बदल जाता है। अपनी ऑर्डर फुलफिलमेंट और शिपमेंट आपके बिजनेस को कैश रिच बना रहा है, किसको, ई कॉमर्स बिजनेस को। तो फिर ज्वेलर कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले कह रहे हैं, जगमोहन लगे हाथ, हमें भी तो बता दो, मैं कैसे अपने बिजनेस को कैश रिच बना सकता हूँ। बट डिस्ट्रीब्यूशन के आप अंदर हो, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, गुड्स का। तो आपके पास हाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या ये पुराने जमाने के थके से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, अपने लिए कस्टमाइज आईएमएस बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो, ताकि आपका रिस्क रिड्यूस हो, कहीं ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो जाए, कहीं अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए। जब आप हो ही डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर, तो
स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलावा कैसे काम कर सकते हो, वरना फंसे ही रहोगे, मनी ब्लॉक करके बैठे रहोगे। अब खर्चों को कंट्रोल कर लो, अपनी ओवरहेड खर्चों को कम करो, अपनी बेटर प्राइसिंग करो सप्लायर के साथ में, और नॉन कोर फंक्शन को उठा के आपने भी आउटसोर्स कर देना है। और सेल इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी डिस्काउंट देना है, प्रोडक्ट ऑफरिंग करनी है, नए कस्टमर सेगमेंट बनाने हैं, पूरी की पूरी मार्केटिंग की एफर्ट करनी है आपने। और इंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कर देना है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जान है आपके बिजनेस की, बहुत ही एफिशिएंट क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टर वाले आपको ढंग की सर्विस नहीं दे रहे, बदल डालो सारे के सारे बल्ब इस घर के अंदर। किस चीज के, लॉजिस्टिक के और ट्रांसपोर्टेशन के। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का कैश फ्लो जब है ही लॉजिस्टिक, कितने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट आप ले लो, लेकिन प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो क्या किया, क्या किया, कुछ ना किया। और आप वैल्यू एडेड सर्विस देते रहा करो, जो मेन प्रोडक्ट है ना, तो उसके साथ में ना मात्र डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। आप साथ के साथ ना अपने खुद के वेयर हाउस में बिल्ड करते चले जाओ। तो वेयर हाउसिंग की सर्विस बोलो मैं दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बोलो कि पैकेजिंग भी मैं कर दूंगा, छोटी छोटी चीजों के अंदर बड़े प्रोडक्ट को छोटे में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से ना आप एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो वैल्यू एडेड सर्विसेज देके। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है ना, वो कैश रिच है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस बस प्रोडक्ट है, दे दिया, मार्जिन उठाया, बस उससे काम बन नहीं रहा। दाल रोटी निकल रही है, शाही पनीर कढ़ाई पनीर नहीं आ रहा। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का। क्यों, क्योंकि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज नहीं दे रहे। क्या, जैसे वेयर हाउसिंग की सर्विसेज और पैकेजिंग की सर्विसेज साथ में दे दो, 4 चांद लग जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर। सभी लोग ना आप ही की तरह आकर्षित हो जाएंगे कि यार ये बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर है, वेयर हाउसिंग और पैकिंग की सर्विस भी साथ में प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ जाएंगे, मजा आ जाएगा। डाटा एनालिटिक्स को पूरा इस्तेमाल करना है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर हूं, कहाँ किस तरह से मार्केट का ट्रेंड आ रहा है, कौन मांग रहा है, कौन नहीं मांग रहा, कौन बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन मेरा रिटेलर है, मार्केट के ट्रेंड क्या है, इस समय किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो डाटा एनालिटिक्स करने के लिए चाहे आप एक डाटा एनालिटिक्स रख दो, जो अपने डाटा को एनालिसिस करता रहेगा आपकी कंपनी के अंदर, वहां से जनरेट होगा वन थिंग, क्या, कैश रिच बिजनेस। और आपका क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो बिलिंग ऑटोमेटेड होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी में से माल रिड्यूस हो जाता है, इन्वेंटरी का लेवल आपको पता लग जाता है, उसी समय बिलिंग हो जाती है डिस्पैच के साथ में ही। वरना डिस्पैच 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 होते रहते हैं, लॉजिस्टिक होती रहती है, लेकिन बिलिंग होती नहीं है। बिलिंग के अंदर रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर बिलिंग की, वहीं पर ही पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए यूपीआई, क्यूआर कोड, आरटीजीएस, एनईएफटी, कैश रिजर्व वाला सिस्टम आपने लगा दिया। क्यों, क्योंकि आप बनाना चाहते हो पॉजिटिव कैश फ्लो वाला बिजनेस, जो कि वन थिंग है। तो ज्वेलर कह रहे हैं लगे हाथ हमें भी बता दो, मैं ज्वेलरी के बिजनेस में हूं। अरे ज्वेलरी वालों, आप तभी कमाइयां कर पाओगे जब आपके पास ना वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे कि नेकलेस भी है तो ब्रेसलेट भी है, तो रिंग भी है तो इयररिंग भी है, और डिफरेंट कस्टमर की प्रेफरेंस को फुलफिल करती हो। क्योंकि ज्वेलरी ना एक इमोशन है, समझो, ज्वेलरी एक इमोशन है। कोई आपसे सोना थोड़ी खरीदने आता है, वो सोने के अंदर छुपे हुए जो उसके इमोशन है, और अपनी बॉडी पे उसको फील करता है, अपनी अलमारी में, अपने अपनी तिजोरी में जब उसको रखता है कि मेरे पास ये है, और उस फंक्शन के अंदर मैं ये डाल के जाऊंगी, मेरे पास अलग अलग कैटेगरी की वैरायटी की चीजें हैं। तो ज्वेलरी वालों, कुछ ओरिजिनल ज्वेलरी रख लो, कुछ उसके सैंपल रख लो आर्टिफिशियल दिखाने के लिए, और बाद में ऑर्डर के ऊपर आप उसको बना देना। तो लेकिन वाइड रेंज, चाहे आप अपने आईपैड के ऊपर बोलो कि ये एक सैंपल दिखा रहा हूँ असली वाला, बाकी देखो इसके अंदर ये सारी वैरायटियां हैं। ज्वेलरी के धंधे में जिसने मास्टरी कर ली, वो कौन है, कैश रिच बिजनेस, क्योंकि वो इमोशनल सेलिंग कर रहा है। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को ना जबरदस्त कर दो। जैसे कि स्कीम चलाते हो, 11 किस्तें दोगे 12वीं फ्री हो जाएगी।
और आपकी प्राइसिंग के अंदर ये कम पड़ जाएगा। अगर रेगुलर आप मेरे से बाय करोगे तो सस्ता पड़ेगा, मंथली बेसिस पे दोगे तो सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। अलग अलग तरीके से खरीदना तो होता ही है, सोना तो एक इन्वेस्टमेंट है, आपको मेरे पास मंथली बेसिस पे देना शुरू करना होगा। और अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग प्राइसिंग मेथड को अपनाना होगा, इमोशन को जोड़ते हुए। कि जैसे ये वाली रिंग है ना, इस रिंग के अंदर गोल्ड के भी मैंने 3 कलर कर दिए हैं। एक कलर डिनोट कर रहा है आपके रिंग के अंदर लव को, दूसरा फेथ को, तीसरा एम्पथी को। तो ये 3 कलर की मैडम मैंने ये रिंग बनाई है, क्योंकि जब आप इस रिंग आपका बॉयफ्रेंड आपको पहनाएगा या आप ये रिंग पहनोगे तो समझ लीजिए आपके साथ में ना किस्मत भी जुड़ गई है, लव भी है, फेथ भी है और एम्पैथी भी है। ओ माय गॉड, इस तरह से कुछ आपने ना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करके उसको प्रीमियम प्रोडक्ट बना देना है। जो खाली लव वाली रिंग है उसका प्राइस थोड़ा कम कर दो, खाली फेथ वाली रिंग है उसका प्राइस कम कर दो, जो रिंग सिर्फ एम्पैथी के लिए उसका प्राइस अलग कर दो, लेकिन जिसमें तीनों के तीनों गोल्ड के कलर है उसका प्राइस सुपर प्रीमियम कर दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। क्योंकि खरीदने वाला तो क्या खरीदने आया है, इमोशन खरीदने आया है, सोना ना खरीद लेगा वो आपसे। ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा और खर्चों को कंट्रोल कर दो। ये जो ओवरहेड है, जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, उठा के नॉन कोर फंक्शन को तो आप आउटसोर्स ही कर दो। और ज्वेलर्स आपके लिए भी ना इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपकी फील्ड के अंदर, किसकी, आपकी फील्ड के अंदर एकदम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ओरनेट है, जैसे कि एक्मे है, जैसे कि सिनर्जीज है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ज्वेलर के हिसाब से बने हुए हैं, जहां पर आपको ना क्या करना है कि जॉब वर्क पे काम करवा रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इसमें ज्वेलरी की। जब तक ये वाले सॉफ्टवेयर नहीं लगाओगे ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बड़ा प्रीमियम और कॉस्टली होता है, तो एफिशिएंट इन्वेंटरी को मैनेज करना, आरओआई निकालना, इन्वेंटरी टर्न कितनी होनी चाहिए, 2-3 से ऊपर अगर आपने कर दी ना, 2 भी कर दी, 3 भी कर दी, तो इन्वेंटरी टर्न तो समझ लीजिए ज्वेलर का बिजनेस प्रॉफिटेबल है। गोल्ड के पैसे को गोल्ड में इस्तेमाल करना क्योंकि वो कैश है, डायमंड के पैसे को डायमंड के लिए सेपरेट कर देना। अदरवाइज कस्टमर से पैसे आते हैं, गोल्ड तो कैश है, डायमंड के पैसे आए गोल्ड में लगा दिए, और डायमंड की पेमेंट की बारी देने की जब आई तो पैसे ही नहीं थे, फंस गए यहाँ पर। गोल्ड के लिए अलग बैंक अकाउंट, डायमंड के लिए अलग बैंक अकाउंट। ये जब आपने मेंटेन कर लिया ना, तो बहुत ही अमेजिंग आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाने वाला है। और आप बिना ज्वेलर, चलो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर चलो, आज आपका माल ना ई कॉमर्स के थ्रू जितना बिकेगा, आपकी अवेयरनेस खड़ी होगी, कस्टमर के मोबाइल में घुस जाओ, कस्टमर के डेस्कटॉप में घुस जाओ, कस्टमर के व्हाट्सएप में, ईमेल के अंदर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां पर चले जाओ, अपनी वेबसाइट बना दो, लेवरेज करो। ये आपके सेल्स के वॉल्यूम को ना मल्टीप्लाई करने वाला है। जब धनतेरस आता है, जब दिवाली आती है, जब फेस्टिवल्स आते हैं, वहां पर ऐसी ऐसी स्कीम चलाया करो ई कॉमर्स के अंदर, चाहे आप कम प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट को वहां पर अवेलेबल करवा दो। और एक बार कस्टमर आपके पास आ गया ना, बस उसके बाद तो दिल जीत लो भाभी जी का, कमाल कर दो, कमाल। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है। अरे सारे तो सोना बेच रहे हैं, सोना तो सोना होता है, सोने का प्राइस भी पब्लिश हो रहा है। जब तक आपका ब्रांड नहीं है तो कब तक ज्वेलरी के बिजनेस में आप कामयाब होगे। आपको ना, अगर आप अनमोल ज्वेलर हो तो सबको पता होना चाहिए आप अनमोल ज्वेलर हो, और अगर आप वर्मा ज्वेलर हो तो सबको पता होना चाहिए आप वर्मा ज्वेलर हो। लगा दो होर्डिंग, लगा दो बोर्डिंग, लगा दो, जो करना है आपने कर दो, अपने ब्रांड को बिल्ड कर दो। खरीदूंगा तो मैं तनिष्क से ही खरीदूंगा, खरीदूंगा तो मैं आपके ब्रांड से खरीदूंगा। ब्रांड ना लॉयल्टी क्रिएट करता है, और गोल्ड के अंदर एक बार लॉयल्टी क्रिएट हो गई तो माँ के बाद बेटी, बेटी के बाद पोती, ये तो पक्का जुड़ी गए। पति ने तो माननी होती है बीवी की बात की, लेके आनी है तो इसी ब्रांड की ज्वेलरी लेके आनी। वो अच्छे हैं अंकल, वो ऑनेस्ट है, तो बिल्ड क्यों नहीं कर रहे ब्रांड कैश रिच बिजनेस को जनरेट करने के लिए। और आप ना कस्टमाइज ज्वेलरी ऑफर करने का एक सेगमेंट बना लो, कहां पर, चाहे आप रिटेल की शॉप खोल के बैठे हो, चाहे होलसेल के अंदर भी हो, कैसे भी हो। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो शादियों में ना बल्क में बाय करते हैं, फेस्टिवल पे बल्क में बाय करते हैं। तो आप उनके लिए ना कस्टमाइज करने के लिए एक जो आपके है ना कस्टमाइज जॉब वर्कर जो है वो जुड़ा होना चाहिए, मिनिमम एक तो जुड़ा ही होना चाहिए आपके साथ में। और ये आपकी ऑफरिंग का पार्ट होना चाहिए, किसके लिए, ज्वेलर के लिए। क्यों, क्योंकि आपने बनाना है कैश रिच बिजनेस। तो देख लो, आज ना मैंने आपको कैश रिच बिजनेस के लिए
आपके अपने प्यारे जिस धंधे के अंदर आप हो, उस धंधे की पूरी पीएचडी करके बता दिया है कि जो वन थिंग है, क्या है वन थिंग है पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, बहना आपके लिए भी, कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए भी। तो इसके लिए चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो तो स्ट्रेटेजी बता दी है, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, रियल एस्टेट हो, ई कॉमर्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज्वेलर हो, अगर कोई रह गया होगा तो चैट बॉक्स में डाल दो, उसके लिए भी रिसर्च करके निकाल के दे दूंगा। अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो कमेंट में डाल देना, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, अभी तो लाइव हो मेरे साथ, रिकॉर्डिंग देखोगे तो पूरा एंजॉय करने वाले हो, डाल देना चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ज्वेलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ज्वेलर के लिए, सारे के सारे मैंने ना पॉजिटिव कैश फ्लो के तरीके बता दिए हैं। अब मत कहना, पूरी रिसर्च करके आपके सामने है। अब ये सारे आंसर आपको पता ही है, JSAonline.in के ऊपर तो मैं देता ही रहता हूँ। 1-to-1 मीटिंग करनी है मेरे साथ, चलो JSA ऑनलाइन के ऊपर। JSA ऑनलाइन इज ए हेल्पलाइन हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। www.jsaonline.in अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो कर लो। और जो लोग मेरे साथ आज लाइव है तो बताओ, लाइव वालों बताओ आज कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, जरा बताना चैट बॉक्स में। देखो चैट बॉक्स एक्टिव है क्या, कोई अभी तक मैसेज नहीं, ओ चैट बॉक्स डीएक्टिवेटेड है, लो मैंने कर दिया, चैट बॉक्स मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो बताओ जी मुझे ऑनलाइन आज जो मेरे साथ लाइव हो 5 AM कैश लो मास्टरी के अंदर, आज सैटरडे, तो बताओ जी मुझे आज का जो सेशन मैं निकाल के लेके आया हूँ एक चीज पे फोकस करने के लिए, जिसका नाम है पॉजिटिव कैश फ्लो, वो सीक्रेट है। तो कैसा लगा है आज का सेशन, आपको बता दो जरा चैट बॉक्स के अंदर, और मैं बात कर लूं कि आज कौन कौन है मेरे साथ लाइव। केके महेश्वरी जी गुड मॉर्निंग, ग्रेट सेशन जगमोहन जी, थैंक यू केके महेश्वरी जी, योर इंस्पिरेशन। आप रेगुलर कंसिस्टेंटली 5 AM में आते हो ना, तो मुझे भी सैटरडे का ना बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, और मुझे लगता है कि मुझे ना पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करनी है सैटरडे के सेशन की, क्योंकि सुबह सुबह जो मेरे साथ आ रहे हैं ना, जो आप एकदम डिवाइन नाइस अमेजिंग सोल्स हो, और बाद में जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी बहुत पवित्र है, अमेजिंग है। तो पूरी मेहनत करके वो टॉपिक तैयार करना है। हेमेंद्र जी अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। शिवम कुमार जी कह रहे हैं वी लर्न न्यू पर्सपेक्टिव एवरी टाइम, यू हैव लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट। यस शिवम जी, कैश फ्लो ना अपने आप में एक समुंदर है, समुंदर, इतना समुंदर है, जितने गोते गहरे लगाएंगे उतनी गहराई के तल के ऊपर हमें उस हिसाब से डायमंड मिलने हैं। जीएस सुनेजा जी कह रहे हैं कि जीवन भाई वेरी इंफॉर्मेटिव ग्रेट सेशन, थैंक यू जीएस सुनेजा जी। पंकज जी कह रहे हैं लव यू सर एंड लव यू पंकज अग्रवाल जी, आई लव यू, यू आर अमेजिंग। देखो आप कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हो, और आप का प्यार ही तो है जो इतनी एनर्जी और पावर देता है कि बस मुझे करना है। मनोज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जगमोहन सिंह जी, आई एम मनोज फ्रॉम स्काईलार्क केबल्स, वेरी इंफॉर्मेटिव। मनोज जी स्काईलार्क केबल्स वालों, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन ना बस आपने छाप देनी है, इंप्लीमेंट कर देनी है, जहां कहीं मेरी सपोर्ट चाहिए आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है जी, डन। तो अब और भी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया, आज 5:51 हो गए। थैंक यू सो मच वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद मी, क्योंकि आजकल ना मुझे किसी ने कहा है कि जगमोहन 15-20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का 5 AM किया करो, इतना लंबा रिटेंशन नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह ना दिल से निकलता है, दिल से, और वो जो दिल से दिल की आवाज आती है ना, तो अब बस ठीक है, आप 15 मिनट करके देख लिया करो ना। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट के ऊपर फ्यूचर के अंदर, 20-30 मिनट का, बट स्टिल अपने मन का क्या करूं, ये कैश फ्लो ना अंदर से निकलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे, हैव अ ग्रेट अमेजिंग नाइस एंड अ रॉकिंग वीक अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।